नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे पब्लिक हेल्थ खतरे पर बात करने वाले हैं जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहता है, लेकिन इसका असर इतना खतरनाक हो सकता है कि सच में रोंगटे खड़े कर दे। हम बात कर रहे हैं हंटा वायरस की। ये कोई आम वायरस नहीं है जो खांसने या छींकने से फैलता है। ये खामोशी से पुरानी इमारतों, शेड्स और धूल में बस इंतजार करता है। आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद यही है कि इस अदृश्य खतरे के विज्ञान और इससे जुड़े बचाव के तरीकों को पूरी तरह से डीकोड किया जाए, ताकि हर कोई एकदम सुरक्षित रह सके। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इस छिपे हुए खतरे को बारीकी से समझेंगे, फिर इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि सफर के दौरान और अपने घरों को चूहों से कैसे महफूज रखा जाए, और आखिर में सुरक्षित सफाई के सही तरीके और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से क्या बात करनी है, इन जीवन रक्षक कदमों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूक्ष्म वायरस आखिर इतना धोखेबाज क्यों है और ये इतनी खामोशी से वार कैसे करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हंटा वायरस काम कैसे करता है। ये वायरस पूरी दुनिया में खास प्रजाति के चूहों के जरिए फैलता है। जब संक्रमित चूहों का मूत्र, लार या मल सूख जाता है तो वो धूल के बिल्कुल अदृश्य कणों में बदल जाता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई इस जगह की सफाई करता है या बस वहां से गुजरता है तो वो कण हवा में उड़ जाते हैं, और इन्हीं हवा में तैरते अदृश्य कणों को सांस के जरिए अंदर खींच लेने से ये वायरस सीधे शरीर में पहुंच जाता है और बहुत ही गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस दो बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप ले लेता है। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वहां ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या एचपीएस का कारण बनता है। ये सीधे फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और एशिया में ये हीमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम यानी एचएफआरएस बन जाता है। इस रूप में ये मुख्य रूप से किडनी को निशाना बनाता है और अंदरूनी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। अब जो बात सामने आती है वो सच में डराने वाली है। जरा इस प्रतिशत पर गौर कीजिए। मेयो क्लिनिक और सीडीसी के विश्वसनीय आंकड़ों के हिसाब से अगर किसी को हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है और फेफड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है तो इसकी मृत्यु दर 38% तक हो सकती है। बिल्कुल सही सुना, 38%। यह आंकड़ा ही इस खतरे की गंभीरता को साफ कर देता है कि यह उन आम वायरसों से कहीं ज्यादा घातक है जिनकी हम रोजमर्रा में फिक्र करते हैं। इतने हाई डेथ रेट को देखते हुए शरीर में इसके सबसे पहले संकेत को पहचानना एक बड़ा जीवन रक्षक कदम हो सकता है। तो आइए लक्षणों की तरफ बढ़ते हैं। वायरस के शरीर में जाने और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और हंटा वायरस के मामले में ये समय एक्सपोजर के 1 से 8 सप्ताह बाद तक का हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा यही होता है। सोचिए, कोई किसी कैंपिंग ट्रिप पर गया या सर्दियों के बाद किसी पुराने शेड की सफाई की और वापस आकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। हफ्तों बाद जब वो अचानक बीमार पड़ता है तो उसे याद ही नहीं आता कि 1.5 महीने पहले की गई वो ट्रिप ही इस बीमारी की असली वजह हो सकती है। और जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने देते कि कुछ गंभीर है। शुरुआती संकेत बिल्कुल आम फ्लू जैसे ही लगते हैं। बहुत तेज थकान होना, बुखार आना और खासकर शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे जांघों, कूल्हों और पीठ में भयंकर दर्द होना। साथ ही ठंड लगना या पेट दर्द भी हो सकता है। ये इस वायरस की सबसे चालाक चाल है। ये शुरुआत में एक सीजनल फ्लू की हूबहू नकल करता है, इसलिए इसे तुरंत पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन जान बचाने के लिए इन संकेतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खतरे और लक्षणों को समझने के बाद अब बाहर के रिस्क जोन की बात करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में जाना या कैंपिंग करना पसंद करते हैं। सीडीसी का ये बयान इस खतरे की असल वजह को बहुत ही सटीकता से समझाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी कम इस्तेमाल होने वाली जगह पर सूखी झाड़ू लगाई जाती है या धूल उड़ाई जाती है तो अनजाने में ही मौत के कण हवा में फैल जाते हैं, और इन्हीं कणों में सांस लेना ही हंटा वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इस अदृश्य खतरे से बचने के लिए एक बहुत ही ठोस रणनीति होनी चाहिए। मान लीजिए सर्दियों के बाद कोई अपना पुराना हॉलिडे केबिन खोल रहा है। अंदर घुसते ही झाड़ू लगाना सबसे बड़ी और घातक गलती हो सकती है। हमेशा किसी भी बंद केबिन में जाने से पहले खिड़की दरवाजे खोलकर कम से कम आधे घंटे तक ताज़ी हवा अंदर आने देनी चाहिए। टेंट लगाते समय ऐसी जगह चुनें जहां चूहों के बिल ना हो, और ग्रामीण इलाकों में पुरानी इमारतों या शेड्स में सूखी धूल को बुहारने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए।
बाहर की सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं अपने खुद के घर को एक अभेद्य किला बनाने की, ताकि ये खतरा घर के अंदर आ ही ना सके। घर को सुरक्षित करने की इस बेहतरीन रणनीति को सील अप, ट्रैप अप और क्लीन अप कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। चूहे सिर्फ 1/4 इंच जितने छोटे छेद से भी आसानी से अंदर घुस सकते हैं। 1/4 इंच यानी लगभग एक पेंसिल के इरेजर जितना छोटा छेद। अगर एक पेंसिल किसी दरार में जा सकती है तो एक चूहा भी वहां से आ सकता है। इसलिए ऐसे सभी छेदों को स्टील वुल या सीमेंट से पूरी तरह बंद करना जरूरी है। इसके अलावा सारा खाना एयरटाइट डिब्बों में रखना चाहिए, नींव के पास से झाड़ियों को साफ रखना चाहिए और चूहों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग वाले ट्रैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर कभी किसी जगह पर चूहों का मल या घोंसला मिल ही जाए तो उसकी बिल्कुल सुरक्षित सफाई कैसे की जाए, चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो हमारी पीढ़ियों पुरानी सफाई की आदतों को बिल्कुल गलत साबित कर देता है। गंदगी देखते ही सबसे पहला काम होता है झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर उठाना, लेकिन हंटा वायरस के मामले में ये सबसे बड़ी गलती है। झाड़ू या वैक्यूम सीधे तौर पर वायरस के सूक्ष्म कणों को हवा में उछाल देते हैं, जो फिर आसानी से सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं। इसलिए ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर कभी भी सूखी सफाई नहीं करनी है। यहीं पर 5 मिनट का ब्लीच एंड वाइप रूल एक लाइफ सेवर की तरह काम आता है। इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी से करना है। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का रेस्पिरेटर मास्क और रबर के ग्लव्स पहनना जरूरी है। फिर गंदगी वाली जगह पर ब्लीच या कीटाणुनाशक स्प्रे करें। ध्यान रहे, इसे तुरंत पोंछना नहीं है। वायरस को पूरी तरह से मारने के लिए इसे पूरे 5 मिनट तक भीगने दें। जब धूल गीली हो जाए और वायरस के कण भारी हो जाएं, तब पेपर टॉवल से सावधानी से पोंछकर एक सीलबंद थैली में डालकर उसे सुरक्षित रूप से फेंक देना चाहिए। इन सब के बाद भी अगर कभी एक्सपोजर का शक हो और तबीयत बिगड़ने लगे तो सिर्फ इंतजार करना या घरेलू नुस्खे आजमाना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सही बात करना ही एकमात्र रास्ता है। शुरुआती लक्षणों के समय हंटा वायरस का टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब कोई तेज बुखार और बदन दर्द लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर यही मानेंगे कि ये कोई मौसमी फ्लू है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज खुद आगे बढ़कर डॉक्टर को बताए कि वो हाल ही में किसी पुरानी इमारत, बंद कैबिन या ऐसी जगह गए थे जहां चूहे हो सकते हैं। जब तक एक्सपोजर की संभावना का जिक्र नहीं होगा, डॉक्टर के लिए इस अदृश्य खतरे को पहचानना लगभग असंभव ही रहेगा। इस दौरान डॉक्टर कुछ बहुत ही खास और तेजी से बढ़ते लक्षणों पर नजर रखते हैं। अगर फ्लू जैसे लक्षणों के साथ दिल की धड़कन तेज होने लगे, ब्लड प्रेशर गिरने लगे या सबसे खतरनाक बात, फेफड़ों में पानी भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ लगातार बढ़ने लगे, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ये साफ इशारा है कि संक्रमण एक खतरनाक कार्डियोपल्मोनरी फेज में पहुंच चुका है। इस हालत में तुरंत आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहां हर एक सेकंड कीमती हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। यदि किसी बंद केबिन में हफ्तों तक जिंदा रहने वाला एक ऐसा सूक्ष्म और अदृश्य खतरा मौजूद है जो बिना दिखे वार करता है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की सफाई की आदतें लोगों की सुरक्षा के लिए काफी हैं? एक ऐसा वायरस जो महीनों तक धूल में छुपा रह सकता है, वो हमारी आम सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। इसलिए स्वच्छता और पुराने घरों के प्रति अपने नजरिए को बदलना ही हमें इस साइलेंट किलर से बचा सकता है। इस जानकारी को याद रखें, इसे आजमाएं, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।